नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब 1997 में आई थी और इसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचाई थी। बिल्कुल, दुनिया भर में इसकी मेरा मतलब है 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। ये किताब असल में कियोसाकी के अपने अनुभवों पर आधारित है। हाँ, वो अपने दो पिताओं की कहानी बताते हैं। एक उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे पर आर्थिक रूप से संघर्ष करते थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, एक उद्यमी जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। और दोनों के पैसे को लेकर नजरिए बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल। और आज हम इसी किताब के जो मुख्य सबक हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये भी साफ कर देना जरूरी है कि ये कोई फाइनेंस की टेक्स्ट बुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब दरअसल पैसे के प्रति सोच बदलने के बारे में ज्यादा है, खासकर उनके लिए जो फाइनेंस की दुनिया में नए हैं। एक तरह से माइंडसेट शिफ्ट की बात करती है ये। सही। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी पॉइंट से शुरू करते हैं, वित्तीय शिक्षा का महत्व। हाँ, कियोसाकी का ये सबसे बड़ा तर्क है कि हमारे स्कूल हमें अकादमिक चीजें तो सिखाते हैं, पर पैसा कैसे काम करता है ये नहीं। मतलब सिर्फ कमाना जरूरी नहीं है, पैसे को मैनेज करना, उसको बढ़ाना, एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं है। कियोसाकी के हिसाब से वित्तीय समझ की कमी ही लोगों को आर्थिक तौर पर कमजोर रखती है। अच्छा, मतलब कैसे? देखिए, जब कोई एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क नहीं समझता या कैश फ्लो कैसे काम करता है ये नहीं जानता, तो वो अनजाने में ही ऐसे फैसले लेता है जो उसे और कर्ज में डुबोते हैं। ये सीधे सीधे अपने फाइनेंस पर कंट्रोल रखने से जुड़ा है। और यहीं से उनका वो सबसे फेमस कॉन्सेप्ट आता है, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। हाँ, बिल्कुल। और वो इसे बहुत ही सरल रखते हैं। क्या है वो सरल परिभाषा? देखिए, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है या स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है। ओके। और लायबिलिटी? लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या वो घर जिसमें आप खुद रहते हैं और उससे कोई कमाई नहीं हो रही। अच्छा, ये पारंपरिक अकाउंटिंग से थोड़ा अलग है शायद। हाँ, थोड़ा अलग है, पर यही साधारण सा दिखने वाला फर्क कियोसाकी की पूरी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी का आधार है। मतलब अमीर लोग लगातार इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि मिडिल क्लास या गरीब लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट्स हैं। जैसे एक महंगी कार या बड़ा घर। बिल्कुल। तो ये सोच को कमाने से हटाकर मालिक बनने पर ले जाता है। लेकिन कई नजरिया थोड़ा ज्यादा ही सरल नहीं लगता? आजकल की दुनिया में क्या सब कुछ इतना ब्लैक एंड व्हाइट है? हाँ, ये आलोचना होती है इस किताब की। और असल दुनिया में चीजें ज्यादा जटिल होती भी हैं। लोन लेना हमेशा बुरा नहीं होता अगर वो एसेट बनाने में मदद करे। पर कियोसाकी का मकसद यहाँ बारीकियों में जाना नहीं है। वो बस एक बुनियादी सोच बदलना चाहते हैं कि हर खर्चे से पहले इंसान सोचे, क्या ये मुझे पैसा देगा या मुझसे पैसा लेगा। समझ गया। और इसी सोच से जुड़ा है उनका एक और कॉन्सेप्ट, रैट रेस। हाँ, रैट रेस, वो अंतहीन चक्कर। मतलब अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ढूंढो, खूब मेहनत करो, तनख्वाह लो, बिल भरो, टैक्स दो, और महीने के आखिर में फिर वहीं के वहीं अगली सैलरी का इंतजार करते हुए। यानी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना। बिल्कुल, बजाय इसके कि पैसा आपके लिए काम करे। और ये सीधे जुड़ता है पुअर डैड की सोच से, सुरक्षा देखो, जोखिम मत लो। और रिच डैड की सोच वो ठीक उल्टी है। नौकरी की सुरक्षा पर टिके रहने के बजाय ऐसे सिस्टम बनाओ, ऐसे निवेश करो जो तुम्हारे बिना भी पैसा कमा कर दें। यही सवाल उठता है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इसी रैट रेस के लिए तैयार करता है? सोचने वाली बात है। किताब उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप और सोच समझकर जोखिम लेने पर भी जोर देती है। हाँ, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। अमीर डैड की सोच मतलब अपना काम शुरू करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मौके ढूंढना। और ऐसे सिस्टम बनाना जो खुद चल सकें। बिल्कुल। और यहीं से पैसिव इनकम का आइडिया आता है। ऐसी इनकम जिसके लिए लगातार खटना ना पड़े, जैसे रेंटल इनकम या बिजनेस प्रॉफिट। हाँ, या रॉयल्टी। ये एसेट से आती है। इसमें रिस्क है, पर कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना शायद उससे भी बड़ा रिस्क है। तो ये तो हुए मुख्य विचार, लेकिन किताब की आलोचना भी तो होती है। हाँ, काफी होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल कैसे करे वाले स्टेप्स नहीं हैं। और बातें दोहराई भी जाती हैं। हाँ, और कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या अमीर डैड सच में थे भी, या वो बस
एक समझाने का तरीका है। हम्म। देखिए, ये आलोचनाएं काफी हद तक सही भी हैं। किताब थियरी और मोटिवेशन पर ज्यादा फोकस करती है, प्रैक्टिकल प्लान पर कम। कहानी शायद थोड़ी नाटकीय भी हो। तो फिर इसकी इतनी सफलता का राज क्या है? शायद इसकी सादगी, इसकी सरल भाषा, कहानी कहने का तरीका और सीधे मानसिकता पर चोट करना। ये उन लाखों लोगों के लिए एक शुरुआती दरवाजा खोलती है जिन्होंने शायद पहले कभी फाइनेंस के बारे में सोचा ही ना हो। तो निचोड़ क्या है? रिच डैड पुअर डैड कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब है। ये सिखाती है कि पैसे के बारे में अलग तरह से सोचा कैसे जाए। खासकर अमीरों की तरह सोचने के लिए प्रेरित करती है। ये नए लोगों के लिए या जो 9 से 5 की दौड़ से थक गए हैं, उनके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। शुरू करना, ये इसके असर को दिखाता है। इसे अक्सर अच्छी रेटिंग मिलती है, 5 में से 4 स्टार जैसी। सही। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कियोसाकी ने जटिल फाइनेंस को बहुत सरल बना दिया और शायद यही उनकी कामयाबी है। पर क्या इस सरलीकरण में जरूरी डिटेल्स खो जाती हैं? यानी प्रेरणा ज्यादा जरूरी है या प्रैक्टिकल गाइडेंस? हाँ, शायद असली जवाब इन दोनों के सही बैलेंस में है। वित्तीय आजादी की राह पर दोनों ही चाहिए होते हैं।